हिमाचल की पहाड़ियों की अपनी एक पुरानी राजनीति थी। छोटे छोटे हिल स्टेट्स, अपने राजा, अपने संघर्ष। और इसी बेचैन सियासत के बीच एक फैसला ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल डाला। सन 1800 की शुरुआत में हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा छोटे छोटे हिल स्टेट्स के कंट्रोल में था, जैसे कि बुशहर, क्योंथल, सिरमौर, कुल्लू। और इसी दौरान गोरखा एम्पायर अग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा था। और उसी दौरान हिल चीफ्स के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स रहे। उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए उन्होंने नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा को इनवाइट किया। थापा ने इनविटेशन तो एक्सेप्ट किया, लेकिन वापस नहीं गया। उसने पूरे हिमाचल की पहाड़ियों पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। गोरखास ने शिमला हिल्स, सिरमौर, कांगड़ा और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। लोकल राजा समझ चुके थे कि उनसे गोरखा अब नहीं रुकेंगे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प के लिए इनवाइट किया। और ये वही मोमेंट था जहां से ब्रिटिश फुटहोल्ड हिमाचल में शुरू हुआ। गोरखास को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने ठियोग, कोटखाई, शिमला हिल्स और आसपास के राज्यों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। 1820 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने शिमला में छोटे छोटे कॉटेज बनाने शुरू किए। 1823 में चार्ल्स केनेडी ने फर्स्ट ब्रिटिश हाउस बनाया और यहीं से शिमला डेवलप होना शुरू हुआ। अब लोकल राजाज अपनी गद्दियों पर तो थे, बट रियल अथॉरिटी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स के हाथ में आ चुकी थी। और धीरे धीरे एक छोटा सा रिज लाइन सेटलमेंट एम्पायर का समर हेडक्वार्टर्स बनने की तरफ चल पड़ा। 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया और कुछ ही दशकों बाद ऑब्जर्वेटरी हिल पर ब्रिगल लॉज ने अपना रूप लेना शुरू किया। वो बिल्डिंग जो पूरे सब कॉन्टिनेंट की राजनीति का साइलेंट नर्व सेंटर बनने वाली थी। 1823 के बाद लगभग 60 सालों तक गवर्नर जनरल्स शिमला के एक से एक अनसूटेबल समर रेजिडेंसीज में शिफ्ट होते रहे। फिर आए लॉर्ड लिटन। उन्होंने ऑब्जर्वेटरी हिल को चूज किया, एक ऐसे रिज जो वाटरशेड पर खड़ी थी। यहाँ से एक तरफ का पानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता था और दूसरी तरफ का पानी अरेबियन सी की तरफ। इस हिल का नाम ऑब्जर्वेटरी हाउस से आता है, जो 1840 में कैप्टन J.T. ब्यूलिया ने बनाया था। वाइस रिगल रेजिडेंस के पहले डिज़ाइंस कैप्टन H.H. कोल ने प्रिपेयर किए थे। ये डिज़ाइंस वाइस रॉय लॉर्ड लिटन को 1878 के शिमला फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में प्रेजेंट किए गए, लेकिन वो लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट लिया। फाइनली वाइस रिगल विजन को रियलिटी देने के लिए हेनरी अर्विन को चीफ आर्किटेक्ट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क अपॉइंट किया गया और 1886 में साइट पर काम शुरू कर दिया गया। इस प्रोसेस में शेल के टूटे हुए पत्थरों की सतह सामने आई, जिसमें हर डायरेक्शन में क्रैक्स थे। इसको ठीक करने के लिए बहुत से कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था ताकि फाउंडेशन का बेस स्ट्रॉन्ग बन सके। और जो फाइनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ उसका डिज़ाइन स्कॉटिश बैरोनियल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था, जिसमें हिमालयन डिज़ाइंस और इंग्लिश रेनेसेंस को ब्लेंड किया गया था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए ब्लू ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जो शिमला काल का क्वेरी से मंगाया जाता था। इंटीरियर्स के लिए बर्मा से टीक का एक मैसिव शिपमेंट मंगवाया गया और जहां ज़रूरत पड़ी वहां लोकल देवदार और वॉलनट का यूज़ किया गया। हिल्स में इलेक्ट्रिसिटी पहली बार इस मार्वल में आई। और फाइनली ये वो जगह बनी जहां ब्रिटिश राज का सबसे क्रूशियल पॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड हुआ। लॉर्ड और लेडी डफरिन 23 जुलाई 1888 को बिल्डिंग में मूव हुए और 2 हफ्ते बाद डफरिन्स ने अपना पहला एंटरटेनमेंट होस्ट किया। टेबल पर एक साथ 66 लोग डिनर के लिए बैठे
बिल्डिंग की बड़ी डायमेंशंस की वजह से सेलिब्रेशंस में 800 से ज़्यादा गेस्ट होस्ट किए जा सकते थे। ये बिल्डिंग केवल हिस्टोरिकल प्लेस ही नहीं, एक तरह की टाइम ट्रैवल मशीन है जो आपको सीधा तकरीबन 150 साल पीछे लेके जाती है ब्रिटिश एरा में, और आपको फील कराती है कि वो कितनी लग्जरियस लाइफ यहाँ पे जीते थे। इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है क्योंकि लाइट, ड्रेनेज, वेंटिलेशन सब टॉप नॉच था यहाँ पर। वाइस रिगल लॉज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसके पॉलिटिकल सेशंस हैं। यहाँ लिए गए डिसीजंस ने इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन किया। महात्मा गांधी यहाँ 4 बार नेगोशिएशंस के लिए आए। सिंबॉलिक था, गांधी धोती में, इरविन यूनिफॉर्म में। ये गांधी इरविन पैक्ट के लिए ब्रेक थ्रू था। उन्नीस 1945 में जब वर्ल्ड वॉर II ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, इंडियन पॉलिटिक्स टर्मोइल में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू प्लान बनाया टू ईज द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एंड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर फुल सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्लान को वेबल प्लान कहा गया, और इस प्लान को हकीकत में लाने के लिए यहाँ शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की चिंगारी तो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में ही लगा चुके थे, लेकिन उसे हवा मिली शिमला कॉन्फ्रेंस में और वो आग बन गई। शिमला कॉन्फ्रेंस का मेन एम वेबल प्लान के अंडर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना था, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन मेंबर्स होते। हिंदू सीट्स कांग्रेस को जाती और मुस्लिम सीट्स मुस्लिम लीग को, और गवर्नर जनरल ब्रिटिश होता। लेकिन कांग्रेस ने कहा, हम इंडियन पार्टी हैं, हम सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस सब रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग का मुस्लिम सीट्स पर सोल क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब ये एक हार्श रियलिटी बन चुकी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी एक विजन पर अग्री नहीं हो सकते। कम्युनल टेंशन्स पीक पर थी, राइट्स रोज बढ़ रहे थे, और इसी वाइस रिगल लॉज में बैठे माउंटबेटन ने 1947 में डिसाइड किया कि पार्टीशन अब अनअवॉइडेबल है। और इसी के साथ 3 जून 1947 को अनाउंस हुआ माउंटबेटन प्लान, जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया इंडिया 2 डोमिनियंस में बटेगा, इंडिया और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल का पार्टीशन होगा, रियासतों को चूज करना होगा, इंडिया या पाकिस्तान, और ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली ये वो ऐतिहासिक जगह बनी जहां सर सिरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान की पहली बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दी। इंडिपेंडेंस के बाद ये एस्टेट इंडिया के प्रेसिडेंट के पास आ गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रपति निवास। और 1965 में उस समय के राष्ट्रपति श्री एस राधाकृष्णन ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया, और अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का रिसर्च हब है। खूबसूरत लॉन, दूर दूर तक शिमला की पहाड़ियाँ, हल्की ठंडी हवा, देवदार के पेड़, ये दृश्य जैसे बादल हमारी आंखों में उतर आए हों। यही वजह है कि विद्वान यहाँ रिसर्च करने आते हैं। शांति, प्रगति और इतिहास सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। कहा जाता है कि वाइस रिगल लॉज में एक ऐसा पॉइंट भी था जहां रात को चांद की रोशनी सीधी लॉज के सेंटर हॉल तक पहुंचती थी। उस जमाने में इस नेचुरल मून बीम को
एक रॉयल एक्सपीरियंस बनाया जाता था और सभी लोग मूनलाइट डिनर का मज़ा लेते थे। पूरे हेरिटेज वाइब के साथ ब्रिटिश एरा का ये डिनर एक आइकॉनिक ट्रेडिशन बन गया था। वाइस रीगल लॉज को हम उसके आर्किटेक्चर के लिए जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे एक रॉयल गार्डन था जो ब्रिटिश एरा का सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट रिट्रीट हुआ करता था। इमेजिन करो 19वीं सदी की सुबह वाइसरॉय और उनकी फैमिली यहीं मॉर्निंग वॉक करते थे। ब्रिटिश ऑफिसर यहीं चाय पे डिस्कशन करते थे और यहीं पर स्टेट गेस्ट को इनफॉर्मल टूर्स दिए जाते थे। ये गार्डन 110 एकड़ में फैला हुआ है और ब्रिटिश टाइम में ये इंडिया के सबसे बड़े और सुंदर रॉयल गार्डन्स में जाने जाते थे। बिल्डिंग के नॉर्थ साइड पर एक टेनिस कोर्ट बनाया गया था जहां वाइसरॉय और उनके गेस्ट शाम को टेनिस खेलते थे। वाइस रीगल लॉज सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक लिविंग विटनेस है कॉलोनियल पावर से लेकर आज़ादी और अब नॉलेज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद।